नमस्कार दोस्तों। ये तमिलनाडु बोर्ड की हिस्ट्री का चैप्टर 5 है जिसमें हम लोग मगध साम्राज्य का उदय और सिकंदर के आक्रमण को समझेंगे। क्योंकि यह जो काल होता है मगध, जब मगध ग्रो करता है और सिकंदर का पदार्पण भारत की धरा पे होता है, तो कई तरह के सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन का गवाह भारत भूमि बनती है। इसलिए इतिहास में यह घटना एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है, जिसको समझ लेना ठीक होगा। ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी के शुरुआत में उत्तरी भारत में बहुत सारे स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ। उनमें से कई सारे निरंकुश राजाओं द्वारा शासित थे, जबकि कुछ राज्यों का शासन गणतांत्रिक आधार पर चलाया जाता था। परंतु ऐसे राज्यों की संख्या कम थी, मतलब गणतंत्र कम थे, जो ज़्यादातर हिमालय के तराई क्षेत्रों तथा उत्तरी पश्चिम के मैदानों में स्थित होते थे। कुछ गणराज्य ऐसे भी थे जो केवल एक कबीले का प्रतिनिधित्व करते थे, जैसे शाक्य गणराज्य, लिच्छवी गणराज्य, मल्ल गणराज्य इत्यादि। इन गणराज्यों में सभी प्रकार के निर्णय लेने की शक्ति कबीले के मुखिया से बने एक सभा में निहित होती थी, जो बहुमत के सिद्धांत पर काम करती थी। एक मुखिया होता था और उसकी सभा होती थी, और जो बड़े बुजुर्गों की सभा होती थी, और उनमें उन समस्याओं को रखा जाता था, और उनका जो निस्तारण होता था वो बहुमत के सिद्धांत पर होता था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, जिसे 16 महाजनपद कहा गया है, जो अंग, मगध, काशी, कोसल, बज्ज, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार, गंभोज थे। मतलब ये जो 16 महाजनपद थे, इसमें इतने सारे महाजनपद थे। और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र भी इस तथ्य की पुष्टि करता है। इतिहास में हमें दो मुख्य साधन हैं जहाँ से हमें 16 महाजनपदों के विषय में जानकारी मिलती है। पहले तो बौद्ध धर्म का अंगुत्तर निकाय, और दूसरा जो भगवती सूत्र है। समय के साथ साथ कुछ छोटे जनपद या तो खत्म हो गए या किसी बड़े महाजनपद में विलीन हो गए। मतलब किसी शक्तिशाली राजा ने इन जनपदों का हरण कर लिया। इस प्रकार 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व तक केवल 4 महाजनपद ही स्वयं के अस्तित्व को बचा पाए, जो वत्स, कोसल, अवंती और मगध थे। ध्यातव्य क्यों बचा पाए? क्योंकि जो यहाँ के शासक थे वो शक्तिशाली थे उस दौर में, इसलिए बाकी 12 महाजनपद खत्म हो गए और ये 4 बचे रहे। और इनको हम देखते हैं। वत्स महाजनपद यमुना नदी के तट पर बता था, जिसकी राजधानी इलाहाबाद के समीप कौशाम्बी थी। वत्स महाजनपद का सबसे प्रतापी राजा जो था वो उदयन था। उदयन अवंती, अंग तथा मगध के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपनी स्थिति को सुदृढ़ किया था, जिसकी मृत्यु के पश्चात वत्स को अवंती राज्य द्वारा जीत लिया गया था। अवंती और जो अवंती राजा उज्जैन अवंती की राजधानी थी। जो उज्जैन महाकाल का मंदिर है वहाँ की बात कर रहा है। उज्जैन अवंती की राजधानी थी। चंड प्रदोत यहाँ का सबसे प्रतापी राजा था। इसने उदयन की पुत्री वासदत्ता से विवाह कर अपनी स्थिति को मजबूत किया। प्रदोत ने बौद्ध धर्म को संरक्षण प्रदान किया। चंड प्रदोत के उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए और अवंती को मगध के शासकों द्वारा विजित कर लिया गया। देखिए, पहले वत्स को अवंती करता है और अवंती खुद मगध के हाथों अपग्रहित कर लिया जाता है। कोसल की राजधानी अयोध्या थी। प्रसेनजीत यहाँ का एक प्रबुद्ध शासक था। आगे चलकर इसने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए वैवाहिक संबंधों का सहारा लिया। इसने मगध शासक बिंबिसार से अपनी बहन का विवाह कर काशी को दहेज के रूप में बिंबिसार को दे दिया। अब चूंकि मगध उस समय
बिम्बिसार के अधीन मजबूत और शक्तिशाली राज्य था। इसलिए कौशल नरेश जो प्रसन्नजीत था, अपनी सुरक्षा को निश्चित करते हुए अपनी बहन का विवाह बिम्बिसार से कर देता है और काशी का जो समृद्ध प्रदेश होता है उसको बिम्बिसार को दे देता है, जहाँ से बिम्बिसार को अच्छी खासी मात्रा में राजस्व की प्राप्ति होती है और जो मगध के उत्थान में सहायक सिद्ध होता है। मगध मगध उत्तर भारत के राज्यों में एक प्रभावशाली राज्य था, जो उत्तर भारत की राजनीति का केंद्र बिंदु था। मगध अपने सामरिक तथा भौगोलिक स्थिति के कारण सर्वोच्च स्थिति को प्राप्त कर सका था। ऊपरी गंगा के उर्वर मैदान में उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई। इसके अलावा यहाँ के आसपास में पाए जाने वाले लोहे के अयस्क ने मगध को सामरिक रूप से मजबूत बनाया। मगध की राजधानी की भौगोलिक स्थिति, जो राजमार्ग के किनारे थे, मगध को आर्थिक रूप से सक्षम बनाया तथा अजातशत्रु के काल में मगध की समृद्धि का शिखर काल प्राप्त हुआ। अब मगध के मजबूत होने का कारण यह था, जैसे काशी का प्रदेश उसको दहेज के रूप में मिल गया था और जो मगध का इलाका था यह घने जंगलों से बसा इलाका था और यहाँ वर्षा खूब होती थी, तो लकड़ी इत्यादि की भी परिपूर्णता रहती थी। और वहीं बात की जाए तो अब जैसे ही लोहे की पहचान हुई, तो लोह अयस्क जो मिले वो सबसे ज़्यादा मगध के प्रदेशों में मिले और लोहे के मिल जाने से वनों को काटना आसान हुआ, खेती करना आसान हुआ, जिससे उत्पादन में वृद्धि होती चली गई और मगध अपनी मजबूत स्थिति को प्राप्त कर सका। और अब उसका राजा बिम्बिसार है, 546 से 494 ईसा पूर्व। इसके विषय में देखते हैं। शासक ब्रह्मदत्त को बिम्बिसार वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों का समकालीन था, इसलिए दोनों संप्रदाय उसके संरक्षण की बात करते हैं। वस्तुतः ऐसा प्रतीत होता है कि बौद्ध संघों को ढेर सारे उपहार दिए। बिम्बिसार का संबंध हरियर वंश से था। इसने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत बनाया। तो बिम्बिसार का जो वंश था, कौन सा वंश था? हर्यक वंश था। इसने वैवाहिक संबंधों के माध्यम से अपनी स्थिति को मजबूत बनाया। इसने पहला वैवाहिक संबंध कौशल के राज्य परिवार से स्थापित किया। इसने कौशल के राजा प्रसन्नजीत की बहन कौशला देवी से विवाह कर लिया। प्रसन्नजीत ने काशी का समृद्ध प्रदेश बिम्बिसार को दे दिया, जहाँ से अत्यधिक मात्रा में राजस्व प्राप्त होता था। ऐसे ही बछवी के लिच्छवी राजकुमारी चिल्लना से विवाह कर उत्तर पश्चिम की सीमा को सुरक्षित कर दिया। बस लिच्छवी की राजकुमारी चिल्लना से विवाह कर उत्तर सीमा को सुरक्षित कर लिया और नेपाल सीमा तक मगध का विस्तार संभव हो सका। बिम्बिसार ने पंजाब के खेमा राज परिवार से भी वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इसके अलावा बिम्बिसार ने कई विजय अभियानों के माध्यम से अनेक प्रदेश अर्जित किए। इसने अंग राज्य के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर अंग पर अधिकार कर लिया। अवंती महाजनपद के शासक के साथ इसके संबंध सौहार्दपूर्ण थे। बिम्बिसार ने बड़ी ही कुशलता से अपने प्रशासन को सुदृढ़ किया। बिम्बिसार वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों का ही समकालीन था, इसलिए दोनों ही धर्म उसे अपना अनुयायी बताते हैं। हालांकि बिम्बिसार ने बड़ी मात्रा में बौद्ध संघों को दान और उपहार दिए थे, जिससे लगता है कि बिम्बिसार बौद्धानुयायी था। अजातशत्रु 494 से 662 ईसा पूर्व। अजातशत्रु का काल सैन्य अभियानों के लिए प्रसिद्ध है। अजातशत्रु ने कौशल और वैशाली के विरुद्ध सैन्य अभियान किए। लिच्छवी शासक के नेतृत्व वाले दुर्जय सैन्य गठबंधन पर अजातशत्रु की विजय उल्लेखनीय है, जिसने उसकी शक्ति और प्रतिष्ठा में 4 चांद लगा दिए। यह युद्ध 16 सालों तक लड़ा गया। इसी युद्ध में अजातशत्रु को छोटे से गांव पाटलिपुत्र की सामरिक महत्व का ज्ञान हुआ, जिसे बाद में उदयन द्वारा राजधानी पाटलिपुत्र के रूप में विकसित किया गया। इसके चारों ओर दीवार घेरकर इसकी सुरक्षा को सुनिश्चित किया गया, जो वैशाली के विरुद्ध सैन्य कार्यवाही में उपयुक्त स्थान सिद्ध हुआ।
बौद्ध तथा जैन धर्म दोनों अजातशत्रु को अपना अनुयायी बताते हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि शुरुआत में वह जैन था, बाद में बौद्ध धर्म में दीक्षित हुआ। अजातशत्रु गौतम बुद्ध से भी मिला था, जिसके चित्र कथांश भरहुत के स्तूप पर उत्कीर्ण किए गए हैं। महावश में वर्णित है कि अजातशत्रु ने अपने चैत्य और विहार का निर्माण कराया। इसके ही शासन काल में बुद्ध के मृत्यु के कुछ समय बाद ही राजगीर में प्रथम बौद्ध संगति बुलाई गई थी। अजातशत्रु का उत्तराधिकारी उदयन हुआ, जिसने राजधानी पाटलिपुत्र की स्थापना की, जो कि दो नदियों गंगा और सोम के संगम पर स्थित एक जल दुर्ग था, एक द्वीप था, जो बाद में मौर्य की गौरवशाली राजधानी के रूप में जाना गया। उदयन के उत्तराधिकारी कमजोर साबित हुए। शिशुनाग ने मगध पर अधिकार कर लिया और इस प्रकार हर्यक वंश का पतन हो गया और शिशुनाग वंश का उदय हुआ। शिशुनाग वंश का कालक्रम और वंशावली स्पष्ट नहीं है। शिशुनाग ने अवंती को हराकर मगध साम्राज्य के अधीन कर लिया, लेकिन शिशुनाग के मृत्यु के बाद लगभग मगध साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा। इसी वंश के शासक कालाशोक के शासनकाल में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन वैशाली में किया। कालाशोक का वध महापद्म ने कर नंद वंश की स्थापना की। पहली बौद्ध संगति अजातशत्रु के समय काल में बुलाई गई थी और द्वितीय बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में बुलाई गई थी। अजातशत्रु हर्यक वंश का था और जो कालाशोक था वह शिशुनाग वंश का था। फिर आइए देखते हैं नंद वंश। नंद वंश के शासन काल में फिर एक बार मगध शक्तिशाली राज्य के रूप में उदय हुआ। इसकी सीमाएं गंगा घाटी के पार सुदूर उत्तर तक फैल गईं। विशाल मगध साम्राज्य का निर्माण हुआ। महापद्मनंद एक शक्तिशाली शासक था, जिसने उत्तर भारत के क्षत्रिय राजाओं का नाश कर एकराट की पदवी धारण की। महापद्मनंद जो था एक शक्तिशाली शासक था और जिसने उत्तर भारत के क्षत्रिय राज्यों का नाश कर एकराट की पदवी धारण की। इसकी जानकारी हमें पुराणों से मिलती है। खारवेल का हाथीगुम्बा अभिलेख कलिंग पर नंदों के विजय की जानकारी देता है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि दक्कन के कुछ हिस्सों पर भी नंदों का अधिकार था। इस कारण ये महापद्म नंद को एक महान शासक कहना उचित होगा। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार महापद्म नंद का शासन काल 10 वर्षों का रहा। उसके 8 पुत्र थे, जो विभिन्न समय में सत्ता में आए और जिसका अंतिम शासक धनदेव था। इसने मगध साम्राज्य को अनछुड़ बनाए रखा और एक विशाल सेना का स्वामी बना रहा। कई स्रोतों में नंद शासकों की धन संपत्ति का अतुल्य विवरण मिलता है। तमिल संगम साहित्य अहान मुरु, जिसकी रचना मामुलू नूर ने की, ऐसा विवरण प्रतीत होता है। राज्य की समृद्ध कृषि से राजकोष सदैव भरा रहा। कर वसूलने की अमर्यादित नीति भी इसका एक कारण रहा, जिससे लोगों में असंतोष था, जिसका फायदा उठाकर कौटिल्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने सत्ता पर अधिकार कर लिया। ध्यातव्य है कि इसी दौरान भारत पर सिकंदर का आक्रमण भी हुआ था। पर्शियन और ग्रीक आक्रमण 598 ईसा पूर्व से 530 ईसा पूर्व। साइरस अकामेनियन साम्राज्य का एक महान विजेता था, जो भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम विदेशी था। कौन था? साइरस, जिसने गांधार को जीत लिया। सिंधु के पश्चिम में रहने वाले स्थानीय लोगों ने उसकी अधीनता को स्वीकार कर उसे हर्जाना दिया। इसका पुत्र कैविज हुआ, जो भारत पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया। डेरियस प्रथम 522 से 486 ईसा पूर्व। डेरियस प्रथम साइरस का नाती था, मतलब कैविज का पुत्र था, जिसने 518 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी का विजय कर पंजाब और सिंध का क्षेत्र अपने अधीन कर लिया। यह क्षेत्र
20वें क्षत्रप के रूप में उसके शासन में आ गया, जो आर्केमेनियन साम्राज्य का एक उर्वर और समृद्ध इलाका था। डेरियस ने स्काइलस के नेतृत्व में एक जहाजी बेड़ा सिंधु क्षेत्र की खोज के लिए भेजा। किसके नेतृत्व में? स्काइलस के नेतृत्व में। कौन? डेरियस। क्या करने के लिए? सिंधु क्षेत्र की खोज करने के लिए। फिर हुआ जरकिस प्रथम 465 से 456 ईसा पूर्व। जरकिस ने अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अपने भारतीय साम्राज्य का उपयोग किया। इसने भारतीय पैदल और घुड़सवार सेना को यूनान में अपने विरोधियों के दमन के लिए भेजा, लेकिन जैसे ही भारतीय सेना वापस लौटी, जर्कसिस पराजित हो गया। इसके उपरांत आर्केमेनियनों ने भारत के प्रति आक्रामक नीति का त्याग कर दिया, मगर भारतीय क्षेत्र अभी भी डेरियस तृतीय के कब्जे में रहा, जिसने भारतीय सेना का उपयोग अलेक्जेंडर से लड़ने के लिए 330 ईसा पूर्व का उपयोग किया। संभव है कि अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय भारतीय सेना की शक्ति क्षीण हो चुकी थी। फारसी आक्रमण। फारस के आक्रमण इंडो ईरानी व्यापारिक संबंधों को गति प्रदान की तथा अलेक्जेंडर के आक्रमण के लिए भूमि तैयार की। खरोष्ठी लिपि में के प्रयोग से इस ईरानी लेखन का विकास हुआ। उत्तर पश्चिम के अशोक के कई स्तंभ लेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए। मौर्य कला भी इस ईरानी प्रभाव पर लक्षित होने लगा। अशोक तथा उसके बाद के राजाओं ने जनसंदेश के पत्थर पर लिखवाने की पद्धति ईरानियों से ही सीखी। संक्षेप में कहा जाए तो ईरान के साथ संबंध भारत के लिए मकदूनिया की अपेक्षा लाभकर साबित हुए। इसमें देखिए, राजाओं ने अपने जनसंदेश को पत्थर के शिलाओं पर लिखवाने और अंकित कराने की पद्धति ईरानियों से ही सीखी। जिसमें अशोक का जो स्तंभ देखते हैं, उसके बाद भी कई राजा हुए जो इस तरह का अपने संदेश को शिलालेखों पे, स्तंभों पे या और कहीं उत्कृष्ट करवाए। तो यह जो इनको सीख मिली थी करने की, ये कहाँ से मिली थी? ईरान से मिली थी। अलेक्जेंडर का भारत पे आक्रमण 327 से 325 ईसा पूर्व। फारस के आक्रमण के 2 सदियों बाद मकदूनिया के सिकंदर ने भारत पर सैन्य कार्रवाई की। इस समय उत्तर पश्चिम भारत में कई छोटे राज्य अस्तित्व में थे, जिनमें से तक्षशिला का राजा अभिसार तथा पोरस प्रमुख थे, जिनका शासन झेलम और चिनाब के बीच था। इसी क्षेत्र में नायसा जैसे कई छोटे गणतांत्रिक राज्य भी थे। कहा जाए तो पश्चिमी भारत एक असंगठित क्षेत्र था, जिसके शासक एक दूसरे से लड़ते रहते थे। इन्होंने कभी भी एक होकर साझे शत्रु का मुकाबला करने की सोची भी नहीं, जो सिकंदर की सफलता में वरदान साबित हुआ। आक्रमण के कारण। सिकंदर अपने पिता फिलिप की मृत्यु 334 ईसा पूर्व में फिलिप की मृत्यु होती है। सिकंदर ने अपने पिता फिलिप की मृत्यु के पश्चात मकदूनिया की राजगद्दी पर आसीन हुआ। 330 ईसा पूर्व इसने डेरियस तिथि को अर्बेला के युद्ध में पराजित कर संपूर्ण फारस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। इसने पूर्व की ओर विस्तार कर अपने खोए हुए साम्राज्य को पाने के लिए भारत पर आक्रमण किया। हेरोडोटस जैसे इतिहासकार का मानना है कि भारत की धन संपदा ने सिकंदर को आकर्षित किया। वहीं यह भी माना जा सकता है कि प्रकृति के भूगोल को जानने की उसकी इच्छा उसे भारत की ओर ले गई। उस समय भौगोलिक जानकारी में यह कहा जाता है कि भारत के पूरब समुद्र का अनवरत विस्तार है। सिकंदर यह सोचता था कि यदि भारत को जीत लिया जाए तो दुनिया की पूर्वी सीमा पर वह अपना अधिकार कर लेगा। फिर हेडपीज या झेलम की लड़ाई होती है। 327 ईसा पूर्व सिकंदर ने हिंदुकुश पर्वतमाला को पार कर 10 महीनों तक स्थानीय जनजातियों से लड़ता रहा। इसके साल भर बाद सिंधु को नावों के पुल की सहायता से पार किया। तक्षशिला के राजा अभि ने इसका स्वागत किया। यहाँ से सिकंदर ने पोरस को संधि का संदेश भेजा, जिसको पोरस ने अस्वीकार कर दिया।
और युद्ध का विकल्प चुना। तक्षशिला से सिकंदर पोरस से युद्ध के लिए निकल पड़ा। दोनों सेनाएं झेलम के आर पार एक दूसरे के सम्मुख खड़ी थी। बाट के खत्म होते ही सिकंदर झेलम को पार किया और कारी के मैदान में प्रसिद्ध झेलम का युद्ध हुआ। कारी का मैदान में विशाल सेना होने के बाद भी पोरस पराजित हुआ, लेकिन पोरस की वीरता और युद्ध कला से सिकंदर बहुत प्रभावित हुआ तथा उसका ससम्मान राज्य उसे उसका राज्य वापस लौटा दिया। सिकंदर पूर्व की ओर बढ़ना जारी रखा। मार्ग में अनेक कबीलों से उसकी मुठभेड़ हुई। उसका लक्ष्य गंगा घाटी की विजय करना था, परंतु उसके सैनिक इतने थक चुके थे कि उन्होंने युद्ध करना स्वीकार नहीं किया। वे भारत की कठिन जलवायु और निरंतर लड़ाइयों से थक चुके थे। उनमें अपने देश लौट जाने की प्रबल इच्छा थी। अंततः सिकंदर को उनकी बात मानकर वापस लौटना पड़ा। सिकंदर ने अपने जीते हुए प्रदेशों को 3 भागों में बांटकर उसका प्रशासक या गवर्नर नियुक्त किया। 326 ईसा पूर्व उसकी वापसी हुई, जो अत्यंत कठिन यात्रा साबित हुई। अनेक कबीलों ने उस पर आक्रमण किया। बड़ी मुश्किल से वह सिंधु को पार कर पाया। इसी यात्रा में बेबीलोन के समीप वह बीमार पड़ा और 323 ईसा पूर्व मर गया। अब सिकंदर का जो आक्रमण होता है उसके प्रभाव भी कुछ पड़ते हैं भारत की संस्कृति पे, उसको देखते हैं। सिकंदर के आक्रमण के प्रभाव, सबसे तात्कालिक प्रभाव तो यह था कि मौर्यों के नेतृत्व में उत्तरी भारत का राजनीतिकरण हो गया। मौर्यों के नेतृत्व में उत्तरी भारत का राजनीतिक एकीकरण हो गया। छोटे स्वतंत्र राज्य जो थे अब समाप्त हो गए। भारत और यूनान के जो परस्पर संबंध थे वह प्रगाढ़ हुए। जिसके आक्रमण के दौरान खोजे गए स्थल तथा जल मार्गों से व्यापार को लाभ पहुंचा। सिकंदर की असामयिक मृत्यु ने भारत विजय का उसका स्वप्न पूरा नहीं होने दिया। उसके अधीन शासित प्रदेश चंद्रगुप्त द्वारा जीत लिए गए। तो यह दोस्तों चैप्टर 5 अब खत्म हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है। अब हम लोग देखेंगे चैप्टर 6।